हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1, ठीक है। क्लास 10th साइंस का चैप्टर आपका 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2, ठीक है। ये दूसरा वीडियो रहने वाला है आपका पहले चैप्टर का। तो इस पहले वाले चैप्टर में वीडियो में हमने पढ़ा था परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के कुछ पॉइंट थे, उनको हमने जाना था। अब हम उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, और इसको लिखने के तरीके क्या हैं, कैसे इनको लिखा जा सकता है, ठीक है, और ढांचा समीकरण क्या होता है, और इसको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान से तरीके बताएंगे, जिससे कि आप एकदम चुटकियों में किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की, ठीक है, तो ये होती क्या है, ये रासायनिक समीकरण। तो पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। वो बन कब जाता है रासायनिक समीकरण में, कब बदल जाता है, ये आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है। तो पहले वीडियो में जाना था अभिकारक और उत्पादक क्या होते हैं, ठीक है। तो भाग लेने वाले अभिकारक तथा उस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पाद, ठीक है, जो पहले भाग लेते हैं, यानी कि रिएक्शन से पहले जो भी पदार्थ आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रिएक्शन के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। बनने वाले उत्पादों लिख लो, ठीक है, उत्पादों को अभिकारकों कर लो, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा संक्षिप्त ही क्या कहलाता है आपका, रासायनिक संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं होता, क्या होता है हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। कब कहलाती है, ये जब कहलाती है जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक होंगे और बनने वाले जो उत्पाद होंगे, उनको हम क्या करेंगे, अभिकारकों के प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिखेंगे, और बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा लिख देते हैं। वही आपका क्या हो जाता है, एक रासायनिक समीकरण बन के तैयार हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपसे कहा जाए उदाहरण कि मेथेन का फार्मूला होता है आपका CH4। मेथेन का वायु जैसे O2, ठीक है, के अधिक में दहन। अगर आप मेथेन को वायु की अधिकता में जलाते हैं तो ये क्या बन गई, आपकी एक समीकरण बन गई। लेकिन यहाँ मेथेन की जगह पे उसका सूत्र लिखना है, वायु की जगह पे उसका सूत्र लिखना है। अगर हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे इस परिभाषा को, तो वही क्या बन जाएगी, एक रासायनिक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे मेथेन की जगह यहाँ पर लिख दिया जाए CH4, ठीक है। CH4 ये भी हमारा क्या है, एक गैस है, प्लस O2 ये भी हमारा क्या है, एक गैस है। बनेगा क्या, यहाँ बनता है आपका CO2 प्लस आपका H2O बनता है, ठीक। तो ये क्या बन गई, आपकी एक समीकरण बन गई, ठीक है। क्या बन गई, एक रासायनिक समीकरण बन गई। तो अभी तक ये बैलेंस नहीं है
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 4 है और यहाँ पर 2 हैं, तो इन 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएं। तो इन 2 में सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ। ऑक्सीजन अभी हमारे पास दाईं ओर कितने हैं, 4 हैं, जबकि बाईं ओर कितने हैं, 2। तो इन 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाए, तो इसमें हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो इधर और इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है। अब दोनों तरफ किसी अभिक्रिया में जब दोनों तरफ यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आपकी ये बन गई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हम वायु में जलाएं, ठीक है, मैग्नीशियम को वायु में जलाएं तो Mg+O2, तो ये बनाता है आपका MgO। ठीक है, क्या बनाता है, MgO बनाता है। तो यहाँ देखो O कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, तो इधर 1 में क्या करें सर, 2 से गुणा कर दो। Mg 2 हो गया तो इधर भी 2 से गुणा कर दो। तो ये भी हमारी क्या बन गई, एक रासायनिक समीकरण बन गई। ठीक है, क्या बन गई, रासायनिक समीकरण बन गई। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से या जो पता होने से हम किसी एक रासायनिक समीकरण को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इधर डालेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियाँ। क्या लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ। ठीक, इसमें इंक भरना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियाँ। इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते समय या रासायनिक समीकरण में बदलते समय आपको कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित या बदलने से पहले, ठीक है, परिवर्तित करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारी जरूरी है। ठीक है, अब ये आवश्यक जानकारी कौन सी है ये हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलने जा रहे हो उससे पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लें, इसमें डालना। तो क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात, अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया में जो भी आपके अभिकारक भाग ले रहे हैं और जो उत्पाद आपके बन रहे हैं उनके आपको अणु सूत्र और उनके प्रतीक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो यही लिखेंगे, क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व बनने वाले उत्पादों के रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र
व प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, रासायनिक सूत्र व प्रतीक आपको ज्ञात होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। तो ये होगी आपकी पहली बात। ठीक है, पहली बात, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे आपके अभिकारक हैं और जो बन रहे आपके उत्पाद हैं, उन अभिकारक और उत्पादों के क्या आपको रासायनिक प्रतीक और सूत्र याद है। यदि नहीं तो पहले आप उनको याद कीजिए, तभी आप किसी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके आणविक रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, जो भी आपके पदार्थ अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको आणविक रूप में, यानी कि उनको उनके अणु के रूप में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया, क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इस नाइट्रोजन को आप कैसे लिखेंगे, N2 लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को N2। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे आप, H2 लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, इधर लिख दे रही हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसे क्या लिखेंगे आप, O2 लिखेंगे। तो ये क्या है, ये सभी हमारे क्या है, द्विपरमाणुक अणु हैं। ठीक है, कैसे हैं, द्विपरमाणुक अणु हैं, यानी कि दो परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम इसी रूप में लिखते हैं। इसके अलावा जैसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे क्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, इसको भी हम क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी हमारे क्या है, द्विपरमाणुक हैं। ठीक है, आदि को इसी रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, द्विपरमाणुक अणु हैं। ठीक है, इनको हम इस रूप में लिखते हैं क्योंकि ये हमारे कैसे द्विपरमाणुक अणु हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी दूसरी बात। ठीक है, दूसरी बात, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों को सदैव उनके आणविक रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजन को H2 लिखना है और नाइट्रोजन को N2 लिखना है, ऑक्सीजन को O2 लिखना है, क्लोरीन को Cl2 लिखना है, फ्लोरीन को F2 लिखना है, आयोडीन को I2 लिखना है, और आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इन सबको इसी रूप में लिखते हैं क्योंकि ये हमारे कैसे द्विपरमाणुक अणु हैं। ठीक है, कैसे हैं, द्विपरमाणुक अणु, यानी कि दो परमाणुओं से मिलकर बने हुए ये क्या हैं, आपके अणु हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पीछे हटा के इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दो परमाणु की बात हो गई। अगर एक परमाणु मिल जाए, ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो केवल एक परमाणु होते हैं, उनको हम किस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो उनके में क्या लिखेंगे, नंबर 3, तीसरा पॉइंट आएगा आपका, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में, एक परमाणु तत्व, ठीक है, वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनमें कोई दूसरा परमाणु आपका भाग ना ले रहा हो। ठीक है, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके संकेतों, समीकरण में उनके संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से
निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं या लिखते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं। जैसे एक परमाणु की बात अगर आपसे की जाए, जैसे आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, जैसे सोडियम, सोडियम को क्या लिखेंगे, Na, ठीक है, कॉमा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg, ठीक है, सोडियम कॉमा मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को क्या लिखेंगे K, ठीक है, आदि सभी एक परमाणुक हैं। कैसे हैं, ये सभी एक परमाणुक हैं, ठीक है, इसीलिए इनको इसी रूप में लिखा जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में एक परमाणुक तत्वों को, ठीक है, एक परमाणुक तत्वों को उनके संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से निरूपित किया जाता है, तभी ये हमारी क्या बन जाएगी, एक रासायनिक समीकरण बन जाएगी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण आपकी बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, एक Na ले लिया प्लस दूसरा क्या ले लिया, क्या लिया आपने, Cl2 ले लिया। अब यहाँ ये तो एक परमाणु है, लेकिन ये कैसी हमारी द्विपरमाणु है, ठीक है, तो एक परमाणु को उसके प्रतीक द्वारा या सूत्र द्वारा लिख देंगे, ये द्विपरमाणु है, इसलिए इसको हम इसका अणु के रूप में लिखेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका Na और Cl। अब देखो यहाँ 2 Cl है, यहाँ कितना है, 1, तो 2 करने के लिए आगे 2 कर देंगे। अब आगे 2 करने से हमारे Na 2 हो गए, पर Na यहाँ कितना है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो Na भी 2 हो जाएंगे। तो ये बन गई हमारी क्या, एक रासायनिक समीकरण बन गई, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, या ये 3 विधियाँ हैं जो ये बताती हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख पाएंगे। अच्छा, अब बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, ठीक। तो ये मिटा रहे हैं इधर वाला, आप लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा पीछे हटा के, ठीक है, और फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण में परिवर्तन, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में किस तरह से बदलेंगे, तो ये अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं या कुछ स्टेप्स दे रखी हैं जिनको फॉलो करना होगा, तभी आप क्या करेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चरण नंबर 1, या लिखेंगे स्टेप 1। ये स्टेप 1 क्या कहती है, यानी कि पहले आपको क्या करना होगा वो बताएगी स्टेप 1 आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में भी आप नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, नंबर 1, और उस नंबर 1 में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पादों के बीच तीर, ये तीर का चिन्ह होता है, ठीक है, तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है।
यानी कि एक तीर के माध्यम से हमें अभिकारकों और उत्पादों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया A प्लस B, ये तीर लगा दिया और इधर बन गया C प्लस D। तो ये तीर क्या करता है, अभिकारक और उत्पादों को सेपरेट करता है। इधर अभिकारक हो गए आपके, इधर उत्पाद हो गए। तो अभिकारक और उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, एक तीर लगा देते हैं, ठीक है, छोटा सा। दूसरी बात नंबर 2, स्टेप एक ही है लेकिन पॉइंट आपका 2 रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक अभिकारकों व उत्पादों के बीच क्या लगाते हैं हम, उत्पादों के बीच धन चिन्ह, धन यानी कि प्लस का चिन्ह, ठीक है, धन चिन्ह लगाते हैं। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले आपके 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास अभिकारक हैं और बनने वाले उत्पादों की मात्रा भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा है, तो अभिकारकों में भी हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और उत्पादों में भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक ये है एक्स, ठीक है, एक्स ये भी आपका एक अभिकारक है, प्लस वाई भी अभिकारक है और एक आपका जेड। तो ये क्या है, हमारे पास तीनों अभिकारक हैं। ये तीनों क्या हैं, अभिकारक। तो तीनों अभिकारकों के बीच में हमने क्या करा है, धन चिन्ह लगा दिया है, प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ऐसे ही मान लो आपके पास क्या बना, A प्लस B, उत्पाद कितने बने, 2, उत्पाद कितने बने, 2। तो दोनों उत्पादों के बीच में भी हमने क्या करा, धन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दूसरा याद रखना है। तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी बात ये कही जाती है आपसे नंबर 3 कि कोई अगर आपके पास कोई एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अग्र और विपरीत दिशाओं में जो अभिक्रिया आपकी हो सकती है या चल सकती है, उस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के बीच में हम तीर के स्थान पर क्या करते हैं, एक उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, यदि कोई, ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, ठीक है। जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो दोनों दिशाओं में हो सकती है तो उसमें अभिकारकों व उत्पादों के बीच तीर के स्थान पर उत्क्रमणीयता, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, और चिन्ह लगता है उसका ऐसे, ठीक है। ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह हो गया, ठीक है। उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, या यूं कहिए कि कोई हमारे पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक व उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, किसका, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करने का, ठीक है। चलो
रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण में परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमने कहानी नहीं लिखी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 की कहानी हम लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ब्लैक पेन से। ठीक है, इधर स्टेप आपका 1, और ये स्टेप आपका 1 क्या है, ये स्टेप 1 आपका क्या है, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण लिखना, ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने ये जाना था कि ढांचा समीकरण लिखना, और ढांचा समीकरण लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट से पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व बनने वाले उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। दूसरा कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक अभिकारक और बनने वाले उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपके पास अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस लगा देंगे, अभिकारक भी आपके पास 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में हो सकती है, या उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों के बीच में हम तीर के स्थान पर क्या करते हैं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये 3 बातें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए कि ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण में परिवर्तन। इसमें स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि ढांचा समीकरण लिखना, इसी ढांचा समीकरण को हम कहते हैं मूल समीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, इधर मिटाते हैं और यहाँ लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो आपने अगर कभी जाना हो, पढ़ा हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, या इसके अलावा आपने कभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा हो, तो ज़रा एक बार उसको रिमाइंड कीजिए और गुनगुनाइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तभी आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर पाएंगे या उसको संतुलित कर सकेंगे। ठीक है, चरण नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 हमारी ये थी। अब स्टेप नंबर 2 इधर डालेंगे हम स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। किस तरह से हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, तो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्यमान को ना हम बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से अभिक्रिया में जितने ग्राम आपके परमाणु, जितने ग्राम आपके अभिकारक अणुओं के भाग ले रहे हैं, उतना ही ग्राम क्या होगा, आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, यानी कि जितना वेट आपने अभिकारकों में लिया था उतना ही वेट का आपका क्या मिलेगा, एक उत्पाद मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि द्रव्यमान को हम ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग ले रहे हैं, उन परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। ठीक है, अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, यानी कि अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उत्पादों का द्रव्यमान उतना ही अगर है, तो हमारी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। ठीक है,
ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो इधर क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया, समीकरण लिख लो, ऐसी समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समझ आई? क्या कहा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है द्रव्य को हम तो ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जब उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वह एक हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। मान लो उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख दूं H2 प्लस N2, ये बनाता है आपका NH3, ठीक, इतना बनता है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि इधर परमाणु की संख्या कितनी है और इधर परमाणु की संख्या कितनी है। क्या इधर जितने हाइड्रोजन जितने नाइट्रोजन हैं उतने ही इधर भी हैं, या इधर जितने हाइड्रोजन जितने नाइट्रोजन हैं क्या इधर उतने ही हैं? अगर बराबर हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा? बराबर करना होगा, मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होगी, तभी वो हमारी क्या होगी? एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जिधर परमाणुओं की संख्या कम होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है और यहाँ कितना है? 1 नाइट्रोजन है। तो 1 नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए इधर भाई 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कर दिया। हमने नाइट्रोजन तो यहाँ पर 2 कर लिया, लेकिन ऐसे धोखे में हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? भाई हाइड्रोजन इधर हो गए 6, पर यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 2। तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? तो सर 2 में 3 से कर दो, तो लो ये कर दी 2 में 3 से, ठीक है। तो अभी हमारी क्या होगी? एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई, ठीक है। कैसी हो गई? एक संतुलित रासायनिक समीकरण। यह है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद कुछ ऐसी अभिक्रियाएं लेके आएंगे जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, यानी कि जिनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ पर कुछ एक आपको मिसिंग कर देगा तो बताएगा, पूछेगा कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो इससे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप चुटकी में कैसे संतुलित करेंगे वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने केवल यही जाना था कि हमारा समीकरण क्या होता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने 2 चरण पढ़े थे। पहला पढ़ा था मूल समीकरण लिखना, ठीक है, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? संतुलित समीकरण लिखना। किस तरह से ढांचा समीकरण लिखेंगे, ये 3 बातें बताती हैं कि ढांचा समीकरण कैसे लिखेंगे, और इधर भी आपकी 2 बातें ये बताती हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चुटकियों में कैसे संतुलित करें वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।